Hello friends, this will be my third and the last video in continuation with respect to changing profile of Indian banking industry. In the first video, we discussed about the evolution of financial system. In second video, we discussed about the structure of the Indian financial system. Along with that, we have discussed about the various regulatory bodies and the act with the help of which Indian banking system or industry is functioning. In this third video, the third part we can say, we will discuss about the various types of banks which are operating in our country. In this respect, we will take a glimpse and the overview with respect to the various public sector banks, nationalized banks, private banks, foreign banks, cooperative banks, regional rural banks, payment banks. And along with that, I will also try to make an effort that after having the stress of so many scams in the banking industry, still our banking industry is standing strong. And mergers of the bank that has proved a great help to the banking industry for having a foothold in the whole world itself. ये हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स इस समय इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें तो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया विच आर ऑपरेटिंग, जिसमें हमने अभी नाम लिया कमर्शियल बैंक, जिनको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन। पब्लिक मींस जो गवर्नमेंट 50% ओन्ड होता है, प्राइवेट विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल और generalists we can say, and foreign banks which are having the foreign countries, the foreign bank which are having their branch in India. Regional rural banks RRBs जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके अंडर में, जिसमें आपने सुना होगा नाबार्ड। कोऑपरेटिव बैंक्स जिसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन को भी दो भाग में डिवाइड करेंगे, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, और रूरल को तीन भाग में डिवाइड करेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चरल प्राइमरी सोसाइटीज। ये तीन तो आप जानते ही, आप देखते ही रहते होंगे। लोकल एरिया बैंक ये नया कॉन्सेप्ट है। स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल ये फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। अब एक एक करके बहुत जल्दी इन सभी को हम उठाते हैं। ये कमर्शियल बैंक जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये लेंडिंग एंड बोरोइंग। देखिए हम डिपॉजिट और लेंडिंग की बात नहीं करते, हम लोग पहले बोलते हैं लेंडिंग और फिर बोलते हैं डिपॉजिट। बैंक पहले लेंड करेगा, मतलब उसका मेन मकसद जो है वो लेंडिंग है, लेकिन वो लेंड करेगा डिपॉजिट पे, तो डिपॉजिट को हमेशा सेकंड फंक्शन कहा जाता है। और कमर्शियल बैंक्स को हम लोग ये तीन चार टाइप में डिवाइड करता है। आरआरबीज हमने ऐड कर दिया यहाँ पे क्योंकि वो शेड्यूल्ड में ही आता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरआरबीज। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑपरेटिंग, नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑपरेटिंग, ये सब हमने इसमें, ये करंट डेटा है, ये नंबर ऑफ आरआरबीज विच आर ऑपरेटिंग। पब्लिक सेक्टर देखिए, जैसे हमने अभी बताया, वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी आजकल चल रही है कि एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि बहुत सारे एसेट इनके ऐसे हो गए हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, और इसी की वजह से मर्जर शुरू हो गए। मतलब देखा जाए तो बहुत पहले बात करें तो पब्लिक सेक्टर, मतलब इस समय पिक्चर ये हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में कम हो गए और प्राइवेट ज्यादा हो गए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है आपस में मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद उनकी ताकतें और बढ़ गई। ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हमने नाम लिखे हुए हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, ये सारे हमारे 12 बैंक हैं। और ये बैंक हमारे और पब्लिक बैंक हैं जो मर्ज हुए हैं। जो विजया बैंक है और देना बैंक है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। मतलब मर्जिंग के भी रीजंस हैं, या तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आज आपको हम एक चीज और बता दें यहाँ पर, प्राइवेट और पब्लिक में नहीं कि अच्छा, प्लीज अपना बंद कर लें प्लीज। सर एक मिनट, आप कोई दिक्कत है आप लोगों को?
ऑब्वियसली सर सर वो डिस्टर्ब तो किसी हुई। का माइक बहुत ऑन है डिस्टर्ब ना कर सर, रहा है आवाज हो रहा है। कोई बात नहीं, मुलायम चलेगा ऐसे ही। चला कौन नई बात बोल रहा है? कुछ कौन नई बात? मुलायम सिंह जी आवाज आ रही है? लेकिन साहब बहुत वो भी पूरे मुलायम सिंह यादव जी की है। कि मुलायम सिंह जी यादव जी माइक अपना ऑफ कर लीजिए। पहले एक्सरसाइज का HRDC अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने लेवल पर इसको ऑफ करवा दीजिए। अब जैसे यादवीकरण मतलब 1% कौन वैसे बात ना है, लेकिन कर दे रहे हैं तो ये हो गया कि सुन ले हम लोग। देखा पहले तो सामने आके हम शायद कुछ ना बोलेंगे, खुद ही कहा मैंने कि कोई कह रहा है। फोन रख के लगता है भूल गए। ऐसे समझ आएगा। अब इनसे ज्यादा तेज हमको बोलना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी कहा नहीं सर, आप बोलिए, उतना ही सही है। ये सर बोलिए। आप बोलिए। करना चाहते हैं तो देखिए, ये हमारे बैंक थे और ये हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो आपस में मतलब ये थे पहले, इस समय नहीं है क्योंकि ये मर्ज हो चुके हैं। ये नंबर ऑफ ब्रांचेस हमने दी है। आप देखिए इन सब में स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है और जिसका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। चलो ठीक है, सूची है। नेशनलाइजेशन आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने इंडिया आजाद हुआ इन द ईयर 1947, उसके बाद हम लोगों ने नेशनलाइजेशन शुरू किया, मतलब प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में करना शुरू किया और 1949 में RBI को नेशनलाइज किया, 1955 में SBI बना और उसके बाद बाकी सारे बैंक बनते गए। इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस देखिए, मतलब ये 2013 से 2021 तक का हमने लिया है। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। ये फिगर्स जो है वो 1 ट्रिलियन में है, USD में। 1 ट्रिलियन मतलब हो जाता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। और आप देखिए बीच में हमारे कोविड आया 2020 में, उस समय भी हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। हम लोग ऑफलाइन बैंकिंग से ऑनलाइन बैंकिंग के मोड पे आ गए। और अगर आप कंपेयर करें तो हमारी ख्याल से 1.53 2020 में रहा, 20 में 1.6 चला गया। 10-15 दिन फैमिली रहिए मैं खुद। ये कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे। प्राइवेट के बारे में जो हम लोग बात करें, जो बैंक विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज के जरिए। और प्राइवेट बैंक मालूम कब आया? 19 जब नरसिम्हा जी की ये गवर्नमेंट थी, उस समय बाहरी कंपनीज को इजाजत हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि हमको अपनी पॉलिसीज को लिबरल करना है, प्राइवेट कंपनीज को एंटरटेन करना है और ये ग्लोबल जाना है। ग्लोबल जाने का मतलब बाहर की कंपनीज हमारे वहां आएंगी और हमारी कंपनी बाहर जाएंगी। तो उस समय 1991 के बाद प्राइवेट बैंक्स हमारे वहां ओपन होना शुरू हो गए। और इस समय देखा जाए देयर आर 22 प्राइवेट बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन अवर कंट्री। ये कुछ प्राइवेट बैंक्स में हमने दिया है, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एक तरह से इंफॉर्मेशन दिखाई है हमने, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्राइवेट बैंक यही जो हम बता रहे थे आपको कि LPG के दौरान आया, इनकी एंट्री हुई और प्राइवेट होने की वजह से ही हमारी पब्लिक बैंक जो है वो थोड़ा ये परफॉर्मेंस में आई है। ये इनका नेट प्रॉफिट है। इसमें देखिए जो हमने अभी आपको दिखाया था कि जो पब्लिक बैंक था वो 1 ट्रिलियन था, मतलब देखा जाए ये 1 पॉइंट समथिंग, ये बिलियन में है। बिलियन मतलब हो गया 100 करोड़ और वो था 1 लाख करोड़। मतलब अगर देखा जाए ये 2021 का फिगर हम लें तो जो पब्लिक बैंक है वो 1 लाख करोड़ 2021 में है। मतलब ये 1.6 मतलब 1,60,000 करोड़ 2021 में है। सारे पब्लिक बैंक का इनका परफॉर्मेंस, इनकी वैल्यू
और जबकि जो प्राइवेट है, जो ज्यादा बड़ा है पब्लिक से, वो सिर्फ एक तरह से 87,000 समथिंग है, 87,000 यूएसडी में आता है। मतलब प्राइवेट, हम लोग इंडियंस बेसिकली जो है बहुत कंजर्वेटिव होता है। हम लोगों को बचपन से ही कंजर्वेटिज्म, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, जुगाड़, ये सब चीजें हम लोग सीखते आए हैं। और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के बैंक तबाह हुए थे, लेकिन इंडियन बैंक को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, हम लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन फूक फूक के रिस्क लेते हैं। मतलब चोर पॉकेट हम लोगों के पास होती है, और वो चोर पॉकेट जो होती है वो रिजर्व होती है। स्कूटर में देखिए एक आपका रिजर्व टैंक होता है, हम लोगों की पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट अंदर होती है, एक अंदर वाली पॉकेट भी, जब हम लोग ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, देन वी मेक यूज ऑफ दैट स्मॉल पॉकेट। तो ये कंजर्वेटिज्म, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, जुगाड़, रिस्क फेयरिंग, गॉड फेयरिंग, इन सब की वजह, ये रीजंस हैं कि हम लोग 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया, और अब भी देखिए कोविड के टाइम भी वी हैव सर्वाइव्ड, एंड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी हैव परफॉर्म्ड वेल। ये प्राइवेट कंपनीज कुछ हमारी हैं। वैसे ही हमने कहा फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत कम ब्रांचेस हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके ब्रांचेस हमारे वहां खुले हैं। और इनका, ये कुछ फॉरेन बैंक्स के नाम दिए गए हैं। इनका देखिए टोटल, मतलब देयर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इन 100 और 1, मतलब 1 लाख करोड़ पब्लिक था, 80,000 करोड़ प्राइवेट था, और 17,000 करोड़ फॉरेन बैंक्स हैं, या 16,000 करोड़ ये आपके फॉरेन बैंक्स हैं। दैट मीन्स अभी तीनों सेक्टर में, चाहे पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन कहें, तो पब्लिक बैंक हमारा सबसे ऊपर आता है। और हम लोग भी देखा जाए, अगर इन्वेस्टमेंट करना होता है, एफडी खोलनी होती, तो मैक्सिमम हम लोग पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, लेकिन अगर हमको बहुत बढ़िया बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो हम लोग प्राइवेट। ये कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड जिनका मालिक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए 1975 में एस्टैब्लिश हुआ, ऑपरेट करना शुरू हुआ। इनका अपना एक्ट है जिनके जरिए ये काम करते हैं, और ये रीजनल लेवल पे करते हैं। मतलब ये गांव-गांव में नहीं होंगे, ये हर शहर में होंगे। आप नाबार्ड के ऑफिसेज देखिए, वो हर शहर में होंगे। और इस समय देयर आर 43 आरआरबीज, ये सन 1 नवंबर 2020 का फिगर है, 43 आरआरबीज हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और ये देखिए कौन कौन से हैं, आप नाम से समझ जाएंगे। और ये आरआरबी कोई और नहीं है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है इनको। देखिए फर्स्ट में लिखा है स्टेट, दूसरे में आरआरबी का नाम दिया है, और लास्ट कॉलम में स्पॉन्सरिंग बैंक है। मतलब एसबीआई ने स्पॉन्सर किया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, कैनरा बैंक ने स्पॉन्सर किया आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक। तो ये सारे हमारे आरआरबीज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनको स्पॉन्सर करने के लिए ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं, और सब रूरल रीजनल आरआरबीज में आते हैं। ये कुछ और दिए गए हैं, मतलब एक एक बैंक ने कई कई आरआरबीज खोल रखी हैं, विच आर ऑपरेटिंग इन द रूरल सेक्टर फॉर मीटिंग आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव बैंक की भी हमने आपसे बात की थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए स्टैब्लिश होता है, जिसमें हमारे एक तरह से जो कस्टमर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं। एक तरह से एक प्राइवेट संस्था हो गई कि अपना बैंक चलाना, मतलब अगर आप खुद अपना बैंक रन करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना एक बैंक आप खोल सकते हैं।
जो मेंबर बनना चाहेगा वो आपको एक कैपिटल देगा और कैपिटल के साथ साथ वो उनके राइट्स में एंटर कर जाएगा। और एट प्रेजेंट देयर आर 1485 अर्बन एंड 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। और ये हमने कोऑपरेटिव बैंक का, कितनी तरह के कोऑपरेटिव बैंक हैं? 2 तरह के होते हैं, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड वो जो रेगुलेटरी बॉडी से गवर्न होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड वो जो रेगुलेटरी बॉडी से गवर्न नहीं होते हैं। वैसे ही रूरल में 3 आपके टायर हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव या फिर कहें प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट सोसाइटीज। 1, 2, 3 टायर्स। और ये इनके नंबर दिए गए, 32 स्टेट है, 370 ये है और 92,000 समथिंग ये आपके ये है। मतलब आप देखिए इन बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा एक तरह से जाल है कि हाउ द बैंकिंग इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू गिव द सर्विसेज ऑफ बैंक टू द ईच एंड एवरी पब्लिक, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। वो कमर्शियल बैंक के जरिए ले, वो पब्लिक बैंक के जरिए ले, वो प्राइवेट बैंक के जरिए ले, आरआरबी के जरिए ले, कोऑपरेटिव बैंक से ले। तो ये कुछ हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के भी नाम दिए गए हैं। एक हमने अभी आपको नाम दिया था, मतलब जब टाइप्स ऑफ बैंक कर रहे थे तो टाइप्स ऑफ बैंक में था कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक एंड आरआरबीज। 3 तरह से दिखाए थे आपको हमने। एक बार हम और उसको रन कर देते हैं तो याद आ जाएगा आपको। ये कमर्शियल बैंक के बारे में बात किया हम लोगों ने, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात किया, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात किया। अब ये 4 बचे हैं हमारे, LBAs, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। उन्हीं के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने अभी हमने आपको दिखाई स्लाइड, दैट इज स्मॉल बैंक फाइनेंस। ये निश बैंक है। निश बैंक मतलब हो जाता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही इनको एस्टैब्लिश किया गया है। और क्या सर्विसेज हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको फाइनेंस करने के लिए इन बैंकों का जन्म हुआ है, जिसको हम लोग माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस कह सकते हैं। ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं फॉर फार्मर्स, फॉर माइक्रो इंडस्ट्रीज, और जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है उसके लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस, जना स्मॉल बैंक फाइनेंस। ये नाम नहीं सुने होंगे आपने। ये बहुत छोटे लेवल पर, कई छोटी छोटी जगहों पर ये लोग ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये अलग तरह के स्मॉल, मतलब ये आपको एक शहर में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये कुछ और बैंकों के नाम हमने दिए हुए हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही आते हैं। पेमेंट बैंक जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका पेटीएम है। पेटीएम पेमेंट बैंक। इसी तरीके से छोटे छोटे पैसे का लेन देन करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, खरीद बेच करने के लिए हम लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेटीएम बहुत पॉपुलर हो गया। ये कोविड या फिर डीमोनेटाइजेशन जब हमारे वहां हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं नोटबंदी, और उस समय ये पेटीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इसको पॉपुलर किया था। मतलब छोटा पैसा देना, कम अमाउंट का पैसा, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो उनको हम लोग इंटरनेट के जरिए, ये मोबाइल बैंकिंग के जरिए वो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन, तो ये पेमेंट बैंक हमारे ऑपरेट हुए, पेमेंट बैंक स्टैब्लिश हुए। ये पेमेंट बैंक्स हैं हमारे जो हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर हम ये गलत नहीं है तो ये सारे नोटबंदी के समय ही लॉन्च किए गए थे। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो, फिनो, NSDL पेमेंट बैंक। स्टैब्लिशमेंट ईयर दिया है, देख लीजिए 17, हम बिल्कुल सही थे। 17 में ही हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था और उसी समय ये सब स्टैब्लिश हुए थे फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शन, फॉर स्मॉल पेमेंट। LBA, LAB, लोकल एरिया बैंक, मतलब ये एक तरह से लोकल बैंक है और एक तरह से नॉन शेड्यूल्ड है।
रेगुलेटरी बॉडी में ये नहीं आते हैं और ये लोकल एरिया को छोटा छोटा पैसा या क्रेडिट के लिए ये ऑपरेट करते हैं। इस समय 2 ही लोकल बैंक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड एंड कृष्णा बीमा समृद्धि लैब लिमिटेड। बाकी सारे जो हैं लॉस होने की वजह से वो सब बंद हो गए। 1996 में शुरू हुआ था, प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइमरी गोल इनका था प्रॉफिट, लेकिन छोटा पैसा देने से, और गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही आता है और 2 ही है। स्पेशलाइज्ड बैंक उसमें एक था, चौथा पार्ट स्पेशलाइज, जैसे हमने आपको नाम था एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नबार्ड भी हमारा स्पेशलाइज्ड है, जो सिर्फ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे हमारे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस से एस्टैब्लिश किए गए। ये हम थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस है बैंक्स की आजकल, और बैंक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक आजकल है कि इनका जो एनपीए है वो बढ़ता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि लोन देते 100 रुपए का है, वापस इनका जो है 70 या 75 रुपए आता है, 25 रुपए जो है वो मार्केट में ही दब जाता है। इसका मतलब क्या हो गया आप सोचिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था ना, 1 लाख आया, 60,000 इन्वेस्ट हुआ और 60,000 इन्वेस्ट में से सिर्फ 40,000 वापस आया, तो ऑटोमेटिकली लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उस इंटरेस्ट अमाउंट से ही तो हमको डिपॉजिटर को पैसा वापस करना है। तो ये थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस के बारे में इसमें नोट डाउन किया गया है, क्या परफॉर्मेंस है और आगे क्या इनका है। ये कुछ चैलेंजेस हैं। रूरल ब्रांचेस हमारी लॉसेस में है, ओवरड्यूज बहुत सारे बढ़ गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट या मिलिट्री या एग्रीकल्चर, इनमें एडवांसेस बहुत जाता है और उसमें नुकसान होता है। मतलब ये रूल आ गया है कि 40% जो लेंडिंग है वो लेंडिंग आप प्रायोरिटी सेक्टर में ही करेंगे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक लॉसेस फेस करते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर रहता है, कंपटीशन हो गया है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। जो नॉन बैंकिंग थे अब वो भी बैंकिंग बन गए हैं। हमने कहा ना यूनिवर्सल बैंकिंग कंपटीशन है, जो फॉरेन बैंक्स हैं। और दूसरी बात, स्कैम, बैंक इनसे भी नहीं बचा। मतलब बैंक कितना प्रेशर झेलता है उसके बाद भी खड़ा हुआ है। नीरव मोदी स्कैम, 11,400 करोड़ हिंदुस्तानी बैंक से लेकर भाग गए। पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हुआ था। किंगफिशर फ्लाइटें ही बंद हो गई, 9,432 करोड़ का, वो 13 बैंकों से इनने उठाया था। बैंक का सबसे ज्यादा शेयर है, 1,600 करोड़ रुपए लेके भागे। पीएनबी बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। मर्जिंग का रीजन ही यही है कि जो हमारा वीक बैंक है वो बैंकरप्ट ना हो पाए, उसको किसी ताकत वाले बैंक के अंदर आप मर्ज कर दीजिए तो उनकी एसेट और पावर दोनों बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा पब्लिक में करिए, क्योंकि पब्लिक बैंक कभी भी दिवालिया नहीं होगा। अगर नुकसान उसको होगा तो दूसरे में मर्ज होगा, लेकिन प्राइवेट बैंक अगर भाग गई, फॉरेन बैंक अगर नुकसान हो गया तो मर्जर नहीं है, उसमें नुकसान ही पॉसिबल है। लेकिन सर्विसेज हमारी प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स की अच्छी होती है, तो इसीलिए आप दोहरी चाल कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग इनकम प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। आगे कभी मुलाकात हुई आप लोगों से तो बैंकिंग का जो चेंजिंग डायमेंशंस आया है 1947 के बाद, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग अबाउट द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। Here we have discussed, in brief we can say the whole structure has been discussed with you about the evolution of financial system, then the structure of Indian financial system, the various types of banks, the various banking fraud and scams, the various mergers,
That means if you try to see all the 3 videos in continuation, an overview of Indian finance system and banking system will be understood very clearly to you. Thank you everyone.